हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वॉरियर विल पर। तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और शानदार तरीके से पढ़ रहे होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। क्योंकि अब आपके पास जो समय बचा है वो मात्र 10 दिन का समय बचा है और अंतिम 4-5 दिन तो क्या ही मानो आप। तो 10 दिन के अंदर आपको अच्छी तरीके से रिवीजन करना है और जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उन टॉपिकों का जिस प्रकार जो जहां लिखा है आपने वहीं से उसका रिवीजन करना है। और उसी के आधार पर हमने एक जो बैच की घोषणा की थी जिसका नाम था मैराथन बैच, इस मैराथन बैच की घोषणा की थी हमने। और मैराथन बैच ये बिल्कुल फ्री रहने वाला है और इसके अंदर होने क्या वाला है, जितना भी सिलेबस है उसका रिवीजन होने वाला है। रिवीजन किस प्रकार है, इसके अंदर जो भी टॉपिक होगा उस टॉपिक की थ्योरी होगी और थ्योरी के साथ उसके पीवाईक्यू, जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन अब तक के आए हुए हैं एग्जाम में वो क्वेश्चंस। तो जितनी थ्योरी है इंपॉर्टेंट उसकी थ्योरी और उसके क्वेश्चन। तो आज अपना जो ये बायोलॉजी का मैराथन बैच की जो पहली क्लास रहने वाली है ये, तो मैराथन बैच के अंदर ये एक क्लास के अंदर होना संभव नहीं है। तो ये मैराथन बैच की आज बायोलॉजी की पहली क्लास रहने वाली है। इसी प्रकार ये क्लासें आएंगी और इस पहली क्लास के अंदर अपन आज इस 4 टॉपिकों को डिस्कस करने वाले हैं। पहला टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण, इससे संबंधित क्वेश्चन आता है। अमूमन बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है ये अलग से प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण से क्वेश्चन आता है। पादप आकारिकी से भी प्रश्न आता है, पादप कार्यकी से भी प्रश्न आता है और हृदय से भी प्रश्न आता है। तो ये आज अपन 4 टॉपिकों को डिस्कस करेंगे इस क्लास के अंदर। कल और 4 से 5 टॉपिक और डिस्कस करेंगे। इस प्रकार अपन 5 से 7 यानी लास्ट 10 दिन के अंदर ये पूरी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स कंप्लीट कर लेंगे। इसी प्रकार अपना मैथ्स का रहने वाला है। हाँ, जीके भी होगा। जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए जाएंगे आपको, निश्चिंत रहिए आप जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो ये आज बायोलॉजी की आपने पहली क्लास रहने वाली है मैराथन बैच की। तो इसके अंदर 4 टॉपिकों को आज करने वाले हैं। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी मेहनत की गई है। आपको पढ़कर आनंद आ जाएगा, इस प्रकार का इसके अंदर मैटर तैयार किया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। और टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूं मैं आपसे। ये अपना जो मैंने घोषणा की थी मैराथन बैच की, ये वही बैच है जिसके अंदर मैंने 45 प्रश्नों की गारंटी दी है कि 45 प्रश्न आप सीख करके आओगे। लेकिन इस बैच की क्लासें आपको लेनी पड़ेगी। इसके अंदर 3000 पीवाईक्यू हो जाएंगे अपने और इसके अंदर 30 लाइव टेस्ट। तो टेस्ट चल रहे हैं अपने मॉर्निंग में, सुबह 6:30 बजे अपने लाइव टेस्ट चलते हैं। तो ये लाइव टेस्ट चल रहे हैं। सब्जेक्ट वाइज 1 लाइनर क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी मिलने वाले हैं। तो ये सारा जो 100% तैयारी है, जो ये अपना बैच है बिल्कुल फ्री है। तो इस बैच के साथ आपको चलना है। आप जरूर 40-45 क्वेश्चन करके आओगे। तो हम अब इस वादे पे खरे उतरे हैं, तो आपको भी उतरना है, क्लासों को देखना है, पढ़ना है, अच्छी तरीके से तैयारी करना है। ये अपना करंट अफेयर 2026 की एक मैराथन क्लास अपलोड हो चुकी है। एक क्लास अपलोड हो चुकी है जिसके अंदर कितने क्वेश्चन किए हमने, 300 क्वेश्चन किए हैं। ये 300 क्वेश्चनों की क्लास देख के चले जाना। एक 300 क्वेश्चनों की क्लास और अपलोड करूंगा मैं, टोटल 600 क्वेश्चन है ये। और ये दोनों क्लास होने के बाद इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। मैंने कहा भी था कमेंट कर देना किसी को ये पीडीएफ चाहिए या क्लास चाहिए, तो किसी ने कमेंट तो किया नहीं। इसका मतलब बच्चे पढ़ने वाले हैं ही नहीं। हाँ, तो आप वास्तव में पढ़ना चाहते हो तो कमेंट करके बताना कि सर ये 300 क्वेश्चनों की एक क्लास और डालिए, पीडीएफ चाहिए। तो कुछ करते तो हो नहीं, तो चलो हम भी ऐसे ही कर लेते थे। ये इस प्रकार के जो करंट जीके क्लास थी इसके अंदर अपन ने ये सब कुछ डिस्कस किया था। चलिए, इसके अलावा ये अपना सुबह मॉर्निंग में 6:30 बजे टेस्ट होता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, यहाँ पर 6:30 ही है, ये 45 नहीं है। 6:30 बजे टेस्ट। आज अपना 8वां टेस्ट हो चुका है कंप्लीट। तो सुबह 6:30 बजे ना जुड़ना भूले। ये अपना 50 क्वेश्चनों का टेस्ट होता है। इसके अलावा अगर कोई बच्चा मैराथन बैच में जो मैटर करवाया जाएगा, और इसके अलावा पहले जो क्लासें ली गई थी जिसके अंदर अपने साइंस, जीके और मैथ्स, रीजनिंग के जितने भी करंट जीके के नोट्स थे, उन नोट्सों से तैयारी करना चाहता है साइंस, करंट अफेयर, जीके, तो उसकी थ्योरी और 3000 पीवाईक्यू क्वेश्चन मात्र आपको 149 में मिल रहे हैं। आप एक बार पढ़ कर जाओगे तो आपको जरूर 40+ क्वेश्चन आप कर गया होगे।
ये नंबर है अपने व्हाट्सएप के, जिस पर ओनली व्हाट्सएप है, इस पर मैसेज कर सकते हो, आपको ये मिल जाएंगे। किस प्रकार का मैटर है ये देखिए, इसके अंदर आपको मिलेगा किस प्रकार का मैटर, आपको ये मिलने वाला है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स की थ्योरी और उसके क्वेश्चन मिलेंगे, करंट अफेयर के लगभग 700 क्वेश्चन मिलेंगे, मैथ्स के 500 क्वेश्चन विथ वो वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे आपको, जीके के 500 क्वेश्चन मिलेंगे, और ये मैटर है अपना। देखिए इस प्रकार का मैटर देखने को मिलेगा आपको, पढ़ोगे आपको तो पढ़कर आनंद आ जाएगा। जीवाणु, जिस प्रकार जीवाणु जनित रोग है, जीएस में भी पंडित जी का टीका न्यू है, ये देखिए जैसे जंतु तक हो गए, तो बहुत ही शानदार तरीके से नोट्सों को तैयार किया गया है। लैंगिक जनन, अलिंगिक जनन, किस प्रकार विभाजन है, विखंडन क्या होता है, मुकुलन क्या होता है, बीजाणु जनन क्या होता है, अंतःस्रावी ये ग्रंथियां हैं, तो बहिस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि क्या होती हैं, ये मस्तिष्क से संबंधित अग्र मस्तिष्क का भाग हो गया। प्रमुख प्रोटीन देखिए, जिस प्रकार केरोटीन प्रोटीन बाल, नाखून, खुर, सींग में पाए जाते हैं, मायोसिन मांसपेशी में पाई जाती है, ओसिन अस्थि में पाई जाती है, कोलेजन व इलास्टिन प्रोटीन जंतुओं में सर्वाधिक पाई जाती है। प्रोटीन की कमी से रोग, बच्चों में मेरास्मस क्वाशियोको रोग होता है। लिपिड ऊर्जा का संचय किस प्रकार होता है, ये विटामिन से संबंधित रथ एक ट्रॉफी है। इस प्रकार इनको एक देखो अच्छी तरीके से बिल्कुल एक ही स्लाइड में तैयार किया गया है। ये बी कॉम्प्लेक्स है, तो ये सारा मैटर आप प्राप्त करना चाहते हो तो आप संपर्क कर सकते हो। चलिए आज अपनी जो क्लास है वो शुरुआत करें क्लास की, जिसके अंदर सबसे पहला अपना जो टॉपिक रहने वाला है, जिसका नाम क्या है, प्रकाश संश्लेषण। देखिए बहुत ही शानदार टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। तो इसका आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके अंदर देखिए क्या क्या होता है, मोटा मोटी देखो थ्योरी और इसके क्वेश्चंस हैं। टॉपिक को वैसे डिटेल से नहीं पढ़ाया जाएगा क्योंकि सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा अपना। तो प्रकाश संश्लेषण के अंदर देखो सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या है, पौधों में जल, प्रकाश, पर्णहरित व CO2 की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। किस किस की उपस्थिति में, जल होना चाहिए, प्रकाश होना चाहिए, पर्णहरित व CO2 की उपस्थिति में क्या कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का निर्माण ही क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस, क्या जब सूर्य का प्रकाश किसी पत्ती पर गिरता है तो प्रकाश संश्लेषण की घटना होती है, क्या होती है। इसके अंदर क्या क्या आवश्यक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 की आवश्यकता होती है, जल की भी आवश्यकता होती है, जल के साथ साथ किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की, और ये सब मिलकर किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। देखिए ये एक समीकरण आती है, इस समीकरण को पूछ लिया जाता है बार बार, 6 कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के अणु प्लस 12 जल के अणु सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और पर्णहरित जो इन पत्तियों में पाया जाता है पर्णहरित, इससे क्या बनता है, देखो ये ग्लूकोज बन गया, ग्लूकोज के साथ साथ क्या बना, जल बन गया, जल के साथ साथ क्या बनी, ऑक्सीजन। तो अपन क्या कहते हैं कि सब पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो CO2 को लेते हैं और O2 को छोड़ते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो ये यही प्रोसेस है और कुछ नहीं है। देखो CO2 को ले रहे हैं क्या, और अंतिम रूप से देखो ऑक्सीजन को छोड़ रहे हैं क्या, छोड़ रहे हैं। इस पूरी प्रोसेस को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इसके अंदर पौधे क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन आता है प्रकाश ऊर्जा कैसी ऊर्जा है, ये प्रकाश ऊर्जा किस में बदल रही है, तो याद रखना प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल रही है। किस में बदल रही है, रासायनिक ऊर्जा में बदल रही है। आगे कुछ और बात करते हैं। देखो प्रकाश ऊर्जा से संबंधित ऑक्सीकरण और अपचयन, ये नाम सुने होंगे आपने, ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण जिसे उपचयन कहा जाता है, इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीकरण या उपचयन, जल का अपघटन। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जल के टूटने से प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जल के टूटने से प्राप्त होता है। जो समीकरण थी ना, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और इनके मिलने से ऑक्सीजन बन रही थी, तो ये बोल रहे हैं जो जल का अपघटन प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन है ना, वो जल के टूटने, अपघटन यानी टूटना, जल के टूटने से हमें प्राप्त होती है। वहीं अपचयन की बात करते हैं तो अपचयन में क्या होता है, CO2 का उपयोग शर्करा के संश्लेषण हेतु होता है। CO2 का उपयोग किसमें होता है, शर्करा यानी ग्लूकोज के संश्लेषण हेतु होता है।
इसके अलावा बात करते हैं अपन, देखो सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में होती है? तो दृश्य प्रकाश की बात करते हैं, विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम। देखिए ये विबग्योर इस प्रकार तो होता है, विबग्योर VIBGYOR, प्रकाश 7 रंगों में विभाजित होता है। एक श्वेत प्रकाश की किरण सर्वाधिक, देखो न्यूनतम उत्पादन बैंगनी रंग में होगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऊर्जा का जो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होगा ना, या न्यूनतम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होगी? बैंगनी रंग में। तो सर्वाधिक कहां होती है फिर? लाल रंग में होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, सर्वाधिक लाल रंग में। शून्य प्रभाव हरे रंग में बिल्कुल नहीं होता, हरे रंग में प्रकाश संश्लेषण बिल्कुल नहीं होता। ये प्रकाश संश्लेषण की दर है। क्वेश्चन आता है न्यूनतम प्रकाश संश्लेषण कौन से रंग में होता है? बैंगनी में। सर्वाधिक लाल में। और हरे रंग में क्या होता है? शून्य होता है। ये इस प्रकार इसका स्पेक्ट्रम है। ये देखिए सर्वाधिक दर्शाया गया है लाल रंग के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। पर्णहरित क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में एक शब्द पढ़ते हैं पर्णहरित, जिसे क्या कहा जाता है? क्लोरोफिल कहा जाता है। क्या है पर्णहरित? देखो कहां पाया जाता है? हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट में स्थित इसे प्रकाश संश्लेषण का क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। जो हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट होता है ना, इसमें स्थित होता है और इससे प्रकाश संश्लेषण का केंद्र कहते हैं। क्यों सुनाता है? प्रकाश संश्लेषण का केंद्र किसे कहा जाता है? पर्णहरित या क्लोरोफिल को कहा जाता है। संरचना कैसी होती है? इसके केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु पाया जाता है। कल ही एक अपन टेस्ट में क्वेश्चन आया था कि पत्तियों में कौन सी धातु पाई जाती है, या पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है? क्वेश्चन आया था ना, ये वही क्वेश्चन था। बताओ कौन सी धातु है? मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। पर्णहरित में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। मैग्नीशियम धातु का एक परमाणु पाया जाता है। ये मैग्नीशियम धातु इस प्रकार से। ये है हरित लवक है, क्लोरोप्लास्ट है। यह हरे रंग का वर्णक होता है, जिससे पत्तियों का रंग हरा होता है। तो ये पत्तियों में पाया जाता है क्या? पत्तियों में इस प्रकार देखो, ये बंडल के रूप में पाया जाता है, सिक्कों के रूप में ऊपर से इस प्रकार, हाँ सिक्के पर सिक्का रखा हुआ है, इस प्रकार पाया जाता है। ये हरे रंग का वर्णक होता है, और इसलिए पत्तियों का रंग भी क्या होता है? हरा होता है। प्रकार ये दो प्रकार का होता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, दो प्रकार का होता है ये। तो पर्णहरित या क्लोरोफिल के अंदर धातु कौन सी पाई जाती है? मैग्नीशियम। ये पाया कहा जाता है, ये हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में स्थित होता है। कार्य क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण का केंद्र कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण का काम होता है ये हरे रंग का वर्णक होता है। तो पत्तियों का रंग भी कैसा होता है? फिर हरा होता है। CO2 और जल की आपूर्ति किस प्रकार होती है? देखो एक तो होता है स्थलीय पौधा और एक होता है जलीय पौधा। स्थलीय पौधे के अंदर जल की आपूर्ति किस उत्तक के कारण होती है? जाइलम। देखो हमने उत्तक पढ़े थे, तो एक तो जिक्र किया था जाइलम का और एक जिक्र किया था फ्लोएम का। दोनों याद रखना इंपॉर्टेंट है। जाइलम क्या करता है? जाइलम जितने भी स्थलीय पौधे होते हैं ना, उन जड़ों के माध्यम से जल प्लस खनिज लवण है। कौन सा लवण है? खनिज लवण है। इनको कहां लेके जाता है? ऊपर की ओर लेके जाता है। ये देखो ऊपर की ओर जा रहा है क्या? तो जल और खनिज लवण को ऊपर की ओर ले जाने में कौन सा उत्तक काम करता है? जाइलम। इसे हिंदी में दारू उत्तक कहा जाता है। हिंदी में कौन सा उत्तक है? दारू उत्तक कहा जाता है। वहीं फ्लोएम से कहा था ना, फूड याद रख लेना। फ्लोएम से क्या याद रखोगे? फूड यानी खाद्य पदार्थ या भोजन हो गया। तो पौधे के अंदर भोजन का स्थानांतरण कौन सा उत्तक करता है? फ्लोएम करता है। भोजन बनता कहां है पौधे में? पत्तियों में तो बनता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से पत्तियों में भोजन का निर्माण होता है। अभी तो हमने ऊपर पढ़ा था। तो पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक इस भोजन को, इस फूड को ट्रांसफर करने का काम कौन से उत्तक का होता है? फ्लोएम को होता है। तो जाइलम और फ्लोएम याद रखना। जाइलम फॉर जल, जो नीचे से ऊपर की ओर है, जबकि फ्लोएम फूड ऊपर बढ़ता है, तो उसको ऊपर से नीचे की ओर लाने का काम करता है। तो देखो स्थलीय पौधा होता है, एक जलीय पौधा होता है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। स्थलीय पौधा CO2 का स्रोत है। वायुमंडल से CO2 लेता है क्या? अरे स्थलीय पौधा वायुमंडल से CO2 लेता है और प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन अपने को देता है। ये अपन बोलते हैं। तो CO2 का स्रोत क्या होता है? ये वायुमंडल से लेता है। पत्तियां विषण विधि द्वारा अवशोषित करती हैं। किसको? CO2 को। क्वेश्चन आता है CO2 को पौधा किस प्रकार अवशोषित करता है?
तो पत्तियां विसरण विधि के द्वारा अवशोषित करता है। जल स्रोत है, जड़ें मिट्टी से परासरण द्वारा अवशोषित करती हैं। जड़ें हैं वो मिट्टी से जल को परासरण विधि द्वारा अवशोषित करती हैं। जल का पत्तियों तक अवरोही परिवहन कौन से उत्तक के द्वारा? जाइलम उत्तक के द्वारा होता है। बस यही और कुछ नहीं। एक होता है जलीय पौधा जो जल के अंदर ही होता है, जिसके चारों ओर जल होता है। ये CO2 कहां से लेता है? ये CO2 जो जल में घुलनशील होती है उसी से प्राप्त करेगा, बाहर थोड़ी आएगा। ये पानी में घुली हुई CO2 का ही उपयोग करेगा। ये जल स्रोत है, सीधे जलीय वातावरण से अवशोषित, जल के अंदर ही है तो सीधे जल से ही अवशोषित कर लेता है जल। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे क्या? प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? देखो, ताप की बात करें तो ताप से प्रकाश प्रभावित होता है क्या? बिल्कुल होता है। देखो 0 डिग्री से 37 डिग्री तक दर बढ़ती है प्रकाश संश्लेषण की। 0 से 37 तक ताप होता है तो प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है। 37 डिग्री से ऊपर जाते ही दर क्या हो जाती है? घट जाती है। इसका मतलब ताप का प्रभाव पड़ता है प्रकाश संश्लेषण पर। जल की बात करते हैं, जल के अभाव में प्रकाश संश्लेषण की दरें घट जाती है। अरे पौधे को जल भी नहीं मिलेगा तो पौधा इस प्रकार मुरझा जाता है क्या? मुरझा जाता है, क्योंकि जल की कमी से प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसके अलावा देखो, प्रकाश की तीव्रता का भी प्रभाव पड़ता है। एक तो लो प्रकाश होता है, एक हाई प्रकाश होता है। निम्न तीव्रता वाले प्रकाश में दर अधिक होती है, जबकि उच्च तीव्रता वाले प्रकाश में दरें कम होती है। अरे अधिक प्रकाश पड़ेगा ना तो उससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम हो जाती है। CO2 देखो कोई प्रभाव नहीं, नो इफेक्ट है। CO2 का पौधे पर कोई प्रभाव नहीं। ये तो देखो प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 तो ग्रहण करता है और O2 छोड़ता है, ये पढ़ते हैं। CO2 की सांद्रता बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। CO2 की सांद्रता बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखिए कुछ और क्वेश्चंस देखो। तापमान की बात करते हैं तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्थित 0 से 37 डिग्री की इष्टतम सीमा के भीतर प्रकाश संश्लेषण अच्छा होता है। प्रकाश लाल रंग का प्रकाश सर्वाधिक दर प्रकाश और निम्न तीव्रता। प्रकाश संश्लेषण कौन से प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक कौन से रंग के प्रकाश में होती है? लाल रंग में। और तेज में या धीमे में यानी निम्न में? तो निम्न में तीव्रता इसकी अधिक होती है। रंग केंद्र में इनके प्रकाश संश्लेषण में पत्तियों के केंद्र में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम धातु, यानी मैग्नीशियम परमाणु के साथ सक्रिय पर्णहरित। इसके अलावा परिणाम में देखो, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन का अधिकतम उत्पादन होता है प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में। आपूर्ति जाइलम द्वारा प्रचुर मात्रा में जल और विसरण द्वारा वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये सब मोटा मोटी इसकी चीजों को बताया गया है। सूर्य से प्रकाश प्राप्त करना, CO2 से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना, CO2 से O2 बनाना, साथ में कार्बोहाइड्रेट बनाना और ऑक्सीजन का उत्पादन करना, और कौन सा तापमान होना चाहिए। अब देखिए इससे क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। इस टॉपिक से क्वेश्चन इस प्रकार का आता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है? तो देखो हरे पेड़ पौधों में होती है क्या? होती है। शैवालों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? बिल्कुल होती है। शैवाल तभी तो आगे बढ़ती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से उसमें वृद्धि होती है। पादप प्लवक में इसमें भी होती है। देखिए किस प्रकार, केवल पर्णहरित वाले जीव ही यह क्रिया करते हैं जो इन सभी में पाया जाता है। जिनमें पर्णहरित पाया जाता है ना, यानी क्लोरोफिल पाया जाता है, उन सब में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। अपन में पर्णहरित पाया जाता है क्या क्लोरोफिल? अरे नहीं पाया जाता। अपन में पाया जाता है तो अपन भी धूप में बैठ जाते और मजे करते, लेकिन अपन में पर्णहरित नहीं पाया जाता। इसका मतलब भोजन नहीं बनता अपने अंदर। पौधे में भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। देखो प्रकाश प्लस संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कहा जाता है इसको। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। पिछले पहली स्लाइड में आया था ना, इस प्रकार सूर्य बना हुआ था, इधर बैटरी बनी थी। प्रकाश ऊर्जा का देखो, प्रकाश ऊर्जा किस में बदल रही है? रासायनिक ऊर्जा में बदल रही है। और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से? ये देखिए, पौधे के किस भाग को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है?
बताओ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है? अरे पत्तियों में तो होती है, पौधे की पत्तियों में होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। पत्तियों में ही क्लोरोप्लास्ट और पर्णहरित मौजूद होता है और प्रकाश संश्लेषण की घटना क्लोरोप्लास्ट और पर्णहरित के कारण ही होता है। और ये दोनों कहां पाए जाते हैं? पत्तियों में पाए जाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण कौन से अंग में होता है? पौधे की पत्तियों में होता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस काम में लेते हैं? CO2। क्वेश्चन आ जाएगा, पौधे श्वसन में कौन सी गैस काम में लेते हैं? श्वसन। पौधे श्वसन में कौन सी गैस काम में लेते हैं? तो ऑक्सीजन उत्तर होगा ऑक्सीजन है। जब प्रश्न पूछा जाए पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस काम में लेते हैं, तब CO2 आंसर होगा इसका। कल क्वेश्चन आया भी था एक, याद रखना। CO2 विषण द्वारा पत्तियों में प्रवेश करती है और ग्लूकोज बनाने में काम आती है। एक CO2 है ना, पत्तियों में विसरण के द्वारा प्रवेश करती है। एक ये शब्द याद रखना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे किसका निर्माण करते हैं? कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज नाम आ जाए, कार्बोहाइड्रेट नाम आ जाए या ग्लूकोज नाम आ जाए, एक ही बात है। तो CO2 देखो, वातावरण से CO2 प्राप्त की क्या, और साथ में क्या प्राप्त किया? जल मिलता ही है पौधे को। इससे देखो शर्करा या ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट बन गया, और साथ में इससे जल के अणु, जल का क्या होता है? विघटन होता है, टूटता है, और उसके टूटने से अपने को क्या प्राप्त होती है? ऑक्सीजन की प्राप्त होती है। ये इस प्रकार की घटना होती है। और देखो किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है इससे। ये देखो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सर्वाधिक होती है? लाल रंग में सर्वाधिक। आए हुए क्वेश्चन नहीं, ये सब है आए हुए क्वेश्चन है। लाल स्पेक्ट्रम में प्रकाश का अवशोषण सबसे अधिक होता है। ये देखो विबग्योरी तो है ये देखो लाल में सर्वाधिक है क्या? ये सर्वाधिक है लाल में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में न्यूनतम होती है? बैंगनी रंग में न्यूनतम होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में बिल्कुल नहीं होती? हरे रंग में बिल्कुल नहीं होती। पत्तियां हरे रंग को अवशोषित करने के बजाय परावर्तित करे देती हैं। अब देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, परावर्तित कर देती है पत्तियां, हरे रंग को अवशोषित करने के बजाय परावर्तित कर देती हैं। तो हरा रंग तो उसके पास बचा ही नहीं, तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। अब जो वस्तु जिस कलर की नजर आती है ना अपने को, वो उसी रंग की किरणों, इसी रंग को परावर्तित करती है, तभी वो अपने को उसी कलर की नजर आती है। तो बताओ पत्तियां हरे रंग को अवशोषित करके उनको परावर्तित कर रही हैं क्या? तो अपने पास आंखों के पास कौन सा रंग आ रहा है? ओनली फॉर हरा, तभी तो अपन पत्तियों को हरा देख पाते हैं। अब किसी रेड वस्तु को देखते हैं ना, इसका मतलब है उसके ऊपर प्रकाश तो सातों प्रकाश, एक श्वेत प्रकाश के अंदर सातों कलर होते हैं, लेकिन अपने को लाल कैसे दिखाई दी? क्योंकि वो जो परावर्तित कर रही है ना, वो लाल ही रंग परावर्तित कर रही है। लाल श्वेत जो प्रकाश की किरण लाल थी ना, वही अपने आंखों तक आ रही है, अपने वस्तु को लाल देख रहे हैं। पत्तियां हरी दिख रही हैं तो हरा प्रकाश परावर्तित हो रहा है वहां से। समझ में आया क्या? जिस रंग का प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों तक आएगा ना, वो वस्तु हमें वैसे ही कलर की नजर आएगी। ये क्वेश्चन देखो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को देखो, ताप, जल, CO2 सब प्रभावित करते हैं क्या? करते हैं। तापमान 0 से 37 डिग्री होना चाहिए। जल की उपलब्धता और प्रकाश की तीव्रता इस जैविक कारखाने को मुख्य नियंत्रित करते हैं। ये अपने पढ़ा था। पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है? आंसर करना है मैग्नीशियम। परसों में पूछा था, गलत किया था आपने, याद रखना इस क्वेश्चन को। क्लोरोफिल अणु के बिल्कुल केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु स्थित होता है, जो प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करने में क्या करता है? मदद करता है। ये इस प्रकार पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण केवल एक रासायनिक समीकरण नहीं है, यह पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जीवन का आधारभूत ब्लूप्रिंट है। यह सौर ऊर्जा को उस जैविक ऊर्जा में बदलता है जो हमारे ग्रह को चलायमान रखती है। ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है। CO2 प्लस से जल, यानी CO2 और जल का योग होकर सूर्य का प्रकाश मिलता है। इसको सूर्य का प्रकाश मिलता है तो ये कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज बनता है, और साथ में क्या बनती है? ऑक्सीजन बनती है। ये अभिक्रिया इसकी। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है, जिसका नाम क्या है? पादप
आकारी की, पादप आकारी की, इससे भी क्वेश्चन आता है भैया। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा टॉपिक है। क्वेश्चन आता है फूल, फल, तना, पत्ती, जड़ तंत्र, ये इस प्रकार पादप होता है क्या? इसके पूरे आकार से संबंधित, किस प्रकार के आकार होते हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन आपने देखे भी होंगे। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है, आलू भूमिगत रूपांतरित तना हो। ये देखो क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन और है, आलू भूमिगत रूपांतरित क्या होता है? तना होता है। आलू तन्ने का उदाहरण है, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है। ये जिसे कहा क्या जाता है? जिसे कहा जाता है कंद, इसको कंद नाम से जाना जाता है। तो आलू यही है क्या? आलू यही है। अब देखो आलू एक भूमिगत क्या है? तना। ये भी एक क्वेश्चन है, आलू भूमिगत तना होता है, जड़ नहीं होती, ठीक है, ये होता है भूमि के अंदर है लेकिन जड़ नहीं, तना है ये। इसमें भोजन यानी स्टार्च का संचय होता है क्या? अपन सब्जी खाते हैं ना, सब्जियों में सर्वाधिक स्टार्च इसमें ही पाई जाती है, आलू में, जिसके कारण यह फूल पाता है। किसके कारण है? यानी स्टार्च के कारण, स्टार्च का संचय करता है, स्टोर करता है, इस कारण ये फूल जाता है। आलू पर पाई जाने वाली आंखें वास्तव में कक्षस्थ कलिकाएं, कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं जो ये सिद्ध करती हैं कि यह एक तना है। किस कारण से इसको डिसाइड किया गया है कि यह एक तना है, भूमिगत तना है? तो आलू के ऊपर इस प्रकार की आंखें पाई जाती हैं क्या? इन आंखों को कहा जाता है कक्षस्थ कलिकाएं, और इससे निर्धारित किया गया कि ये आलू क्या है? भूमिगत तना है। एक होता है शकरकंद, एक जड़ है। शकरकंद क्या है? जड़ है, जबकि आलू एक तना है। यह परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला कंफ्यूजन है। शकरकंद किस प्रकार का उदाहरण है? जड़ का, जबकि आलू तने का उदाहरण है। अच्छा क्वेश्चन है भैया, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखो, अरे ऐसे पौधे देखे होंगे जो क्या हो? मांसाहारी होते हैं, नॉनवेज होते हैं। ऐसे पौधे सुने हैं क्या? इनसे क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है, यानी कीटों का हरण करता है? कीटों को, हाँ, कीटों का हरण करता है, कीटों को खाता है, ऐसा कौन सा पादप है? तो इसका आंसर होता है घटपर्णी पादप है। क्या होता है घटपर्णी पादप? ये इस प्रकार का पादप होता है घटपर्णी पादप। इसके अंदर देखो, ये अंदर, ये कीट है ना, ये इसके अंदर चले जाते हैं और अंदर जाने के बाद ये ऊपर से बंद हो जाता है, और बंद होते ही कीट अंदर खत्म हो जाते हैं, और ये इनका क्या कर लेता है? भोजन कर लेता है। ये इस प्रकार के इसके अंदर होते हैं, इसे कलश कहा जाता है, और ये इसका ढक्कन होता है घटपर्णी में। घटपर्णी देखो ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहां मिट्टी में नाइट्रोजन की क्या होती है? वहां कौन से पौधे उगते हैं? ये कीटाहारी पादप उगते हैं। ये तो एक उदाहरण है, और भी पौधे होते हैं जो कीटों का हरण करते हैं। मांसाहारी पौधे बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये तो उसका एक उदाहरण है घटपर्णी पौधे। इसकी कमी को पूरा करने के लिए इनकी पत्तियां एक कलश के रूप में रूपांतरित होती हैं, जिसमें वे कीड़ों को पचाकर पचाते हैं। भारत में घटपर्णी का पौधा मुख्य रूप से मेघालय के वर्षा वनों में पाया जाता है। ये याद रखना, घटपर्णी पौधा एक कीटाहारी पादप होता है। ये क्वेश्चन देखो एग्जाम में काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? कूट फल है, तो इसका आंसर होता है सेब। सेब के अलावा भी होते हैं क्या? बिल्कुल है। देखिए सेब के अलावा नाशपाती और स्ट्रॉबेरी भी कूट फल का उदाहरण है। तो कूट फल कौन कौन से हो गए? सेब, नाशपाती और स्ट्रॉबेरी। कूट फल क्या होते हैं ये भी बताया गया है, लेकिन याद रखना इस क्वेश्चन को, कूट फल सेब, नाशपाती और स्ट्रॉबेरी तीनों कूट फल के उदाहरण है। देखो सत्य फल, नाम होता है सत्य फल यानी ट्रू फ्रूट है, का विकास केवल अंडाशय से होता है। एक तो होता है सत्य फल और एक होता है असत्य फल। दो प्रकार के फल होते हैं। सत्य फल का विकास किससे होता है? अंडाशय से होता है। परंतु जब फल के बनने में अंडाशय के अलावा फूल के अन्य भाग, अब फल बन रहा है लेकिन फल के बनने में अंडाशय के अलावा, अंडाशय यूज नहीं हो रहा, अंडाशय के अलावा फूल के अन्य भाग जैसे पुष्पासन भाग लेते हैं, तो उसे कूट फल कहा जाता है। फल बनता है तो किसके कारण से? अंडाशय के कारण। अंडाशय के कारण बनने वाला फल कौन सा फल कहलाता है? सत्य फल कहलाता है। लेकिन कुछ ऐसे फल हैं जो अंडाशय से नए बनकर पुष्पासन के भाग से बनते हैं,
यानी अंडाशय के अलावा से बनते हैं, या इसे कूट फल या फिर आभासी फल कहते हैं। सेब में हम पुष्पासन ही खाते हैं। सेब में खाने वाला भाग कौन सा होता है? पुष्पासन भाग होता है। ये जो भाग होता है ना, ये पुष्पासन भाग है, याद रखना। कूट फल यानी सत्य फल कौन सा होता है? कूट फल के उदाहरण कौन कौन से हैं? सेब हो गया, नाशपाती हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, सब कूट फल के उदाहरण है। ये लो, ये क्वेश्चन भी आपने पढ़ा होगा। पके हुए आम का खाने योग्य आकारीय भाग कौन सा है? आकारिकीय भाग कौन भाग होता है? पका हुआ आम होता है ना, उसको अपन खाते हैं ना, तो कौन से भाग को खाते हैं? तो आम के अंदर 3 भाग होते हैं। इसका आंसर होता है मध्य फल भित्ति। ये इसका आंसर है, मध्य फल भित्ति को खाते हैं। तो इसके तो एक सबसे बारी भित्ति जिसे बाह्य फल भित्ति कहा जाता है, एक अंदर होती है मध्य फल भित्ति येलो कलर की, ये तो खाते हैं अपन, और अंदर क्या होता है? अंतः फल भित्ति। आम एक अस्टिल फल है, ड्रूप फल है। इसकी फल भित्ति 3 स्पष्ट भागों में बंटी होती है, छिलका, गुद्देदार खाने योग्य भाग और कठोर गुठली, सब जानते हो आप। नारियल भी एक डूप फल है, डूप है, ये डूप यानी अस्टिल फल है, लेकिन नारियल में मध्य फल भित्ति रेशेदार होती है, जिसे हमें नहीं खाते हैं। मध्य फल भित्ति रेशेदार होती है, जिसे हम नहीं खाते हैं नारियल के अंदर। कौन सा? अरे नारियल का छिलका उतारने के बाद उसका कवर आता है ना, हाँ वो होती है, वो मध्य, वो खाते हैं क्या? नहीं खाते। लेकिन आम की अपन मध्य फल भित्ति खाते हैं। अरे मध्य फल भित्ति के बारे में बोला है। ये नारियल है, ये नारियल के बाहर होता है छिलका, अंदर क्या होती है? कवर, हार्ड कवर आता है, इसके अंदर निकलता है ना, ये तो खाने योग्य भाग होता है। मध्य ये हो गई, हाँ, जिसकी टॉक्सी बनाते थे। देखो, लीची फल का खाने योग्य भाग होता है। अरे देख लो, अच्छे क्वेश्चन है, कहीं नहीं मिलते ऐसे क्वेश्चन है। अरे इनका 1-2 क्वेश्चन आता है। लीची फल का खाने योग्य भाग होता है एरिल, याद रखना। एरिल कैसा होता है? देखो, ये लीची है, इस प्रकार होती है लीची। लीची एक नट प्रकार का फल होता है। इसका खाने योग्य सफेद, गुद्देदार और रसीला भाग फल भित्ति नहीं है। यह वास्तव में बीज के चारों ओर पाया जाने वाला एक अतिरिक्त आवरण है, जिसे क्या कहा जाता है? एरिल। ये जो सफेद आवरण पाया जाता है ना, यही एरिल है। महत्वपूर्ण तथ्य देखो, अनार में खाने योग्य भाग रसीले बीज चोल होते हैं। अनार में जो खाने वाले बीज होते हैं ना, अनार के बीज ही तो खाते हैं, उन बीजों को क्या कहते हैं? चोल कहते हैं। जबकि लीची फल के अंदर खाने वाले भाग को क्या कहते हैं? एरियल कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार के। और देखिए, ये लो, बिना निषेचन के, यानी कोई निषेचन नहीं हुआ है, बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को कहते हैं। बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को क्या कहते हैं? पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी का हिंदी नाम क्या है? देखो, पार्थिनोकार्पी का हिंदी रूप होता है ये रहा, अनिषेक फलन। अनिषेक फलन इसका हिंदी नाम होता है। अंडाशय होता है क्या? और अंडाशय से ही बनते होंगे फल, अंडाशय से ही बनते होंगे फल। लेकिन अंडाशय बिना निषेचन के ही क्या हो जाता है? बीज रहित फल बन जाता है। कैसे? फल का निर्माण नर और मादा युग्मों के निषेचन के बाद ही होता है। लेकिन जब अंडाशय बिना निषेचन के ही फल में बदल जाता है, तो इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन या फिर पार्थिनोकार्पी कहते हैं। ऐसे फल प्राकृतिक रूप से बीज रहित होते हैं, बिना बीज के फल होते हैं। जैसे केला, केले में बीज नहीं होते हैं ना, तो केले का जो निषेचन होता है किस प्रकार का? बिना निषेचन के, यानी अंडाशय से सीधा क्या बनता है? ये फल बनता है बिना निषेचन होने से, और इसके अंदर बीज नहीं पाया जाता है। केला और अंगूर, ये रहा केला और अंगूर प्राकृतिक रूप से पार्थिनोकार्पी फलों के सबसे अच्छे उदाहरण है। अंगूर में बीज होते हैं क्या? नहीं होते। तो केला और अंगूर दोनों बिना निषेचन के बढ़ने वाले फल होते हैं, और इनको क्या कहा जाता है? पार्थिनोकार्पी। हिंदी नाम होता है इसका अनिषेक फलन है। क्या याद करोगे? अनिषेक फलन। इसके उदाहरण कौन कौन से याद रखोगे? केला और अंगूर। एंटोमोफिली परागकण होता है
किसके द्वारा? कीटों के द्वारा होता है। ये देखो कीट है क्या, ये इनके अंदर परागकण, देखो ये कीट होते हैं ना, ये अपने पंजों के साथ ये लेके आते हैं और लाके इस पुष्प के ऊपर छोड़ देते हैं और इनका क्या हो जाता है नीचे। देखो जब पराग कणों का स्थानांतरण कीटों के माध्यम से होता है, ये कीट है ना, इसके पैरों के साथ पास में देखो कुछ लगा हुआ नजर आ रहा है क्या? ये क्या है? पराग कण होते हैं। पराग कणों का स्थानांतरण कीटों जैसे मधुमक्खी, तितली आदि के माध्यम से होता है, तो इसे एंटोमोफिल कहते हैं। जब पराग कणों का स्थानांतरण कीटों के द्वारा होता है तो इसे कौन सा कहते हैं? एंटोमोफिल कहते हैं। कीटों को आकर्षित करने के लिए ऐसे फूल आमतौर पर चमकीले, रंगीन, सुगंधित होते हैं तथा मकरंद उत्पन्न करते हैं। अरे ये तितलियां और मधुमक्खियां होती हैं, ये अच्छे अच्छे फूलों पर जाके बैठती हैं क्या? अच्छे अच्छे फूलों पर जाके बैठती हैं। क्यों? कि वो फूल आमतौर पर चमकीले, रंगीन, सुगंधित होते हैं और मकरंद उत्पन्न करते हैं। मकरंद यानी सुगंध उत्पन्न करते हैं। तो ये क्या करते हैं? अन्य कटी पुष्प पर बैठते हैं, तो इनके पैरों में क्या चिपक जाता है? परागकण। और ये आके कहीं दूसरे पुष्प आकर बैठते हैं और इससे इससे माध्यम से होने वाला जो क्या होता है? स्थानांतरण, कीटों का स्थानांतरण, परागकणों का स्थानांतरण होता है, उसे कहा जाता है एंटोमोफिली कहते हैं। वायु द्वारा होने वाले परागकणों को एनिमोफिली और जल द्वारा होने वाले परागकणों को हाइड्रोफिली कहते हैं। देखो इस प्रकार के पौधे होते हैं, जैसे एक पौधा तो यहाँ है, ये नर मान लो, और एक पौधा ये पुष्प है यहाँ है, ये मादा मान लो। इन दोनों के मध्य अगर संकरण कैसे होगा? ये देखो, ये कोई कीट यहां बैठा और इसके पैरों में क्या चिप गया? परागकण, और यहां से ये उड़कर यहां आएगा, तो ये परागकण यहां गए क्या? एक पौधा होता है इस प्रकार का, देखो यहां इसका एक पेड़ फूल होता है, यहां इसका एक होता है, यहां इसका होता है, हवा के माध्यम से यहां से उड़कर यहां गिर गया, हवा के माध्यम से। तो ये यही क्वेश्चन बोल रहे हैं, वायु द्वारा होने वाला परागकणों को एनिमोफिली कहते हैं। और एक होता है जल द्वारा, और जल द्वारा होता है इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली कहा जाता है। और जो ये कीटों के द्वारा होता है इसे कहा जाता है एंटोमोफिली कहा जाता है। ये तीनों शब्द याद रखना। निम्नलिखित में से गाजर एक है। गाजर किसका उदाहरण है? जड़ का उदाहरण है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है, गाजर जड़ का उदाहरण है। देखो गाजर एक मूसला जड़ है। देखो ये गाजर है क्या? तो ये गाजर कौन सी जड़ है? मूसला जड़ है। मूसला जड़ का रूपांतरण है। पौधे के लिए भोजन का संचय करने के कारण यह मोटी और मांसल हो जाती है। पौधे के लिए भोजन का संचय करने के लिए मोटी और मांसल हो जाती है। गाजर की आकृति ऊपर से चौड़ी और नीचे से पतली होती है, जिसे शंकुरूपी कहते हैं। इस प्रकार की इसकी आकृति हो जाती है। ये इसकी द्वितीयक जड़ें होते हैं, शंकुरूपी इसकी आकृति हो जाती है, और मूसला जड़ का ये उदाहरण है। मूली और सलजम भी रूपांतरित मूसला जड़ें हैं, जबकि आलू और प्याज तने के ये याद रखना। मूली और क्या होगी? गाजर। ये किसके उदाहरण है? मूसला जड़ के उदाहरण है। जबकि आलू और प्याज तने के रूपांतरण है। इसे क्या कहा जाता है? कंद कहा जाता है। याद रखना। ये लो, निम्नलिखित में से अदरक है। अदरक क्या है? अदरक रूपांतरित जड़ है, राइजोम है, ट्यूबर है, बल्ब है। तो अदरक है राइजोम। क्या है राइजोम? अदरक एक भूमिगत रूपांतरित क्या है? तना है, जड़ नहीं है। भूमिगत रूपांतरित तना है, जिसे प्रकंद कहते हैं। यह मिट्टी के भीतर क्षैतिज रूप से वृद्धि करती है। इसमें पर्वय और पर्वय संधियां स्पष्ट रूप से पाई जाती हैं। पर्वय और पर्वय संधियां स्पष्ट रूप से पाई जाती हैं। यह सिद्ध करती है कि यह एक तना है। महत्वपूर्ण तथ्य, हल्दी भी अदरक की तरह ही एक प्रकंद है। देखो प्रकंद बोल दो या राइजोम बोल दो, ये इसका इंग्लिश नाम है। यहाँ क्या बोल दो? प्रकंद बोल दो। प्रकंद याद रखना। राइजोम इंग्लिश नाम को हिंदी लिख दिया गया है। देखो हल्दी और अदरक दोनों क्या है? प्रकंद या राइजोम है। तो बताओ क्वेश्चन आता है, प्रकंद के उदाहरण कौन से हैं? हल्दी और अदरक है। प्रकंद को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? राइजोम कहते हैं। तो
तो ये प्रकंद रूपी जड़ है, ये तना है, सॉरी प्रकंद रूपी क्या है, तना है, जड़ नहीं है। और हल्दी और अदरक दोनों याद रखना इसके उदाहरण है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है राइजोम। क्वेश्चन आता है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प उत्पन्न होता है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प उत्पन्न होता है रेम्फ्लेसिया द्वारा। ये है सबसे बड़ा पुष्प संसार का, जिसे वोल्फिया, क्या है ये, वोल्फिया। रेम्फ्लेसिया अर्नोल्डी दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भारी फूल है। यह एक पूर्ण मूल परजीवी पौधा है जिसमें अपनी पत्तियां और जड़ें नहीं होती हैं। इस फूल से सड़े हुए मांस जैसी भयंकर दुर्गंध आती है जो परागण के लिए मक्खियों को आकर्षित करती है। संसार का सबसे छोटा पुष्प है वोल्फिया। ये रहा संसार का सबसे छोटा पुष्प, तो क्या है, वोल्फिया है, जो आकार में एक सूजी के दाने के बराबर होता है। जो सूजी का दाना होता है ना, उसके आकार का होता है वोल्फिया, संसार का सबसे छोटा पुष्प। संसार का सबसे बड़ा पुष्प होता है रेफ्लेसिया। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं स्तंभ मूल। बरगद के पेड़ के नीचे ये देखी होगी आपने, और ये क्या कहलाती हैं, स्तंभ मूल। जैसे विशाल पेड़ की भारी शाखाओं को यांत्रिक सहारा देने के लिए शाखाओं से जड़ें निकलकर सीधे जमीन में प्रवेश कर जाती हैं। ये जड़ें खंबे यानी पिल्लर की तरह वजन उठाती हैं, इसलिए इन्हें स्तंभ मूल प्रॉप रूट्स कहते हैं। तो ये क्या है, स्तंभ मूल या प्रॉप रूट्स, ये जड़ें ही होती हैं, ये जड़ें होती हैं, ठीक है ना। मक्का और गन्ना में तने के निचले हिस्से से जो जड़ें निकलकर जमीन में जाती हैं उन्हें अवस्तंभ मूल कहते हैं। मक्का और एक गन्ना होता है ना, इसके तने से निचले हिस्से में जो जड़ें निकलकर जमीन में जाती हैं उसे क्या कहते हैं, अवस्तंभ मूल, स्टिल्ट रूट्स कहा जाता है इनको। बीज विकसित होता है बीजांडों से, जो बीज विकसित होता है ना वो बीजांडों से विकसित होता है। निषेचन के बाद देखो अंडाशय से क्या बनता, अंडाशय की दीवार से और बीजांड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फल का निर्माण किससे होता है, अंडाशय से। फल भित्ति का निर्माण अंडाशय की दीवार से होता है, जबकि बीज का निर्माण किससे होता है, बीजांड से। ये तो क्वेश्चन है, बीज विकसित होता है बीजांड से होता है। निषेचन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद फूल का अंडाशय विकसित होकर फल का निर्माण करता है। वहीं अंडाशय के अंदर मौजूद बीजांड परिपक्व होकर बीज में परिवर्तित हो जाता है। बिना निषेचन के अंडाशय से फल बनने की क्रिया को पार्थिनोकार्पी कहते हैं, जिसका उदाहरण क्या बताया था, केला और अंगूर। केला और अंगूर बिना बीजों वाले फल। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और देख लो। रूपांतरित तने और रूपांतरित जड़ें क्या है, देखो। प्रकंद रूपांतरित जो तने का उदाहरण है कौन कौन से, अदरक और हल्दी। याद रखना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रकंद के उदाहरण कौन कौन से हैं, अदरक और हल्दी। ये सब है क्या, अरे ये सब तने ही हैं, तने के प्रकार है ये। बस देखो, प्रकंद तना, कंद तना, शलकंद, घनकंद, तने के ही प्रकार हैं। और इसके अंदर पूछा जाता है, जैसे आलू तना ही तो है, लेकिन इस तने को कौन सा तना है, ये कंद तना है। इसी प्रकार प्याज और लहसुन भी तना ही है क्या, तने का ही उदाहरण है, लेकिन कौन सा, शलकंद। अरबी और जिमीकंद तने का ही उदाहरण है, कौन सा, घनकंद। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना, प्रश्न आता है इनसे। रूपांतरित जड़ें, ये सब जड़ें ही हैं, लेकिन कौन कौन से हैं, देखो। गाजर है वो कैसी है, शंकु रूपी है। सलजम और चुकंदर है, कुंभी रूपी जड़ का उदाहरण है। मूली तरकु रूपी जड़ का उदाहरण होती है, मूली। डहेलिया और शकरकंद कौन सी जड़ का उदाहरण है, कंदिल जड़ का उदाहरण है। तो तने के प्रकार, जड़ और जड़ के प्रकार, साथ में उसके उदाहरण है। प्रश्न आता है यहां से, इस स्लाइड से प्रश्न आएगा भैया जी, हाँ याद कर लेना। अरे प्रश्न इसके ऊपर जितने भी प्रश्न पढ़े हैं वो सब आए हुए प्रश्न हैं, और उन्हीं का ये रूप एक जगह दिया गया है। बस लो कुछ और क्वेश्चन पढ़ते हैं।
फल यानी फ्रूट और उनके खाने योग्य भाग से संबंधित क्वेश्चन आता है। आम, आम का खाने योग्य मध्य फल वित्तीय होता है। नारियल का, हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया जी, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। नारियल का खाने वाला भाग कौन सा होता है? भ्रूणपोष। नारियल का भ्रूणपोष खाया जाता है। सेब और नाशपाती का मार्शल पुष्पासन खाने योग्य भाग होता है, मार्शल पुष्पासन। लीची का खाने योग्य भाग क्या होता है? मार्शल एरील। वही अमरूद और अंगूर का खाने योग्य भाग है संपूर्ण फल वित्तियों बीजांडासन खाया जाता है। वहीं गेहूं का खाने योग्य भाग है भ्रूणपोष एवं भ्रूण, ये गेहूं का खाने योग्य भाग है। परीक्षा में सफलता के लिए इन अवधारणाओं का स्पष्ट होना अत्यंत आवश्यक है। इस पीडीएफ को अपने क्विक रिवीजन के लिए सुरक्षित टेलीग्राम पे आगे आ जाओ। अगला अपना तीसरा टॉपिक आज जिसका नाम है पादप कार्यकी। ये टॉपिक भी, इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पादप कार्यकी से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? है आओ पादप कार्यकी की बात करते हैं अपन। देखो पादप से संबंधित बात करते हैं। सबसे पहले की परिभाषा को चेक करते हैं। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें पौधों की वृद्धि, विकास, व्यवहार को निश्चित करने वाले कारकों की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे ही वो पादप कार्यकी कहा जाता है। आगे देखो पादप कार्यकी के एक तो जनक पूछे जाते हैं, एक भारतीय जनक पूछे जाते हैं। इसका पादप कार्यकी का जनक है ना, जिसे इंग्लिश में प्लांट फाइसोलॉजी कहा जाता है। फाइकोलॉजी है ये, साइकोलॉजी है नाम इसका। हाँ साइकोलॉजी नाम पढ़ा जाएगा इसका। देखो पादप कार्यकी के जो जनक है ना स्टीफन हेल्स हैं, लेकिन जब भारतीय जनक पूछे ना तो ये हो जाएंगे जेसी बोस। पादप कार्यकी के जनक पूछा जाए तो स्टीफन हेल्स, जबकि भारतीय जनक पूछे तो जेसी बोस है। ये प्लांट फिजियोलॉजी, महत्वपूर्ण तथ्य देखो, जेसी बोस ने क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया था। क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? जेसी बोस ने किया था, जिसने यह सिद्ध किया कि पौधे में भी उत्तेजनाओं के प्रति प्रतिक्रिया करने वाला एक तंत्र होता है जो जानवरों के तंत्रिका तंत्र के क्या होता है? समान होता है। अब देखो पौधों से संबंधित इस स्लाइड से क्वेश्चन पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है भैया। देखो पौधों का भोजन 17 अनिवार्य पोषक तत्व होते हैं पौधे के अंदर। इसके अंदर एक तो होता है खनिज पोषक तत्व है, दूसरा होता है वृहत पोषक तत्व है, तीसरे होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व है। जो वृहत पोषक तत्व होते हैं ना उसके अंदर दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राथमिक होता है और एक द्वितीयक होता है। तो सबसे पहले खनिज पोषक तत्वों की बात करते हैं ना, तो पौधे में कौन कौन से होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये खनिज पोषक तत्व, सॉरी खनिज पोषक तत्व होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वही वृहत पोषक तत्वों की बात करें ना तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राथमिक होता है और एक द्वितीयक होता है। प्राथमिक का मतलब आवश्यक है ही है, आवश्यक है ही है, प्राथमिक है। तो एनपीके याद रखना, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि पौधे के प्राथमिक पोषक तत्व कौन से होते हैं? एनपीके याद रखना। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये इसके प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। द्वितीयक कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर होते हैं। वही बात करते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। इनको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये याद नहीं, आपको ये एनपीके याद करना है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है पौधे के प्राथमिक पोषक तत्व कौन से होते हैं? एनपीके। और पौधे के अखनिज पोषक तत्व कौन से होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये सूक्ष्म है, याद नहीं करना। बोरोन, क्लोरीन, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, आयरन, निकल और मोलिब्डेनम, इनको याद नहीं करना है, याद यही रखना है आपको एनपीके। एनपी और के, ये देखो महत्वपूर्ण तथ्य है। एनपी और के को क्रांतिक तत्व है, प्राथमिक तत्व बोल दो या क्रांतिक तत्व बोल दो, कहा जाता है क्योंकि मिट्टी में इनकी कमी सबसे जल्दी होती है और यही व्यावसायिक उर्वरकों का मुख्य
आधार होता है। तो इसे प्राथमिक या क्रांतिक तत्व कहते हैं एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। याद रखना इसको। पौधे कहां और कैसे उगते हैं? एक तो होता है लवणोद्भिद, एक होता है हीलियोफाइट्स, एक होता है एंडेमिक पादप। लवणोद्भिद समुद्री किनारों और खारे पानी में उगने वाले पौधे, इनमें श्वसन मूल पाई जाती है। कौन से पौधे कहलाते हैं? लवणोद्भिद। जो समुद्री किनारे होते हैं, खारे पानी होते हैं, वहां उगने वाले पौधों को कहते हैं लवणोद्भिद। एक होता है हीलियोफाइट्स, तीव्र प्रकाश में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? हीलियोफाइट्स कहते हैं। एक होता है एंडेमिक पादप है, ऐसे पौधे जो विश्व में केवल किसी एक क्षेत्र विशेष में ही पाए जाते हैं, अन्य जगह ले जाकर उसे अपन अगर उगाना चाहिए तो ये नहीं उगेगा, यानी इसका मतलब क्षेत्र विशेष ही हो गया। क्षेत्र विशेष के पौधे को क्या कहते हैं? एंडेमिक पादप कहते हैं। लवणोद्भिद में पराशरण दाब सर्वाधिक होता है। यह उच्च दाब पौधों को अत्यधिक नमकीन वातावरण में भी अपने भीतर जल बनाए रखने में क्या करता है? मदद करता है। ये इंपॉर्टेंट है। पौधे उगते हैं तो पौधे के अंदर मृदा होती है क्या? तो मृदा का पीएच मान क्या होना चाहिए? पौधे को उगने के लिए मृदा का उपयुक्त पीएच मान 6.5 से 7.5 होना चाहिए। अम्लीय मृदा, इस अम्लीय मृदा में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? ऑक्सेलोफाइट्स कहलाता है। नाइट्रोजन की कमी, कीटहारी पादप उसी भूमि में उगते हैं जहां नाइट्रोजन की, घटपर्णी पादप पढ़ा था ना, मांसाहारी पादप है, कीट पतंगों का भक्षण कर रहा था, तो वो कहां उग रहा था? जहां नाइट्रोजन की कमी थी। ये वही चीज है, नाइट्रोजन की कमी। देखो, कीटहारी पादप उसी भूमि में उगते हैं जहां नाइट्रोजन की क्या होती है? कमी होती है। मूलगोप, ये मूलगोप होता है। देखो, मूलगोप है। जलोदभिद में मूलगोप सामान्यतः अनुपस्थित होता है। जलोदभिद पादप होते हैं ना, उनमें ये मूलगोप अनुपस्थित होता है। नीचे जड़ का जो निचला सिरा होता है ना, ये जलोदभिद पौधों को कठोर मिट्टी को भेदकर नीचे नहीं जाना होता है। अरे, जो और पौधे होते हैं मिट्टी में उगते हैं, उनको मिट्टी को चीरते हुए नीचे जाना होता है क्या? इसलिए उसमें क्या पाया जाता है? ये मूलगोप पाया जाता है। लेकिन ये जो जलीय पौधे होते हैं ना, उनमें ये मूलगोप नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि जलीय पौधों को कठोर मिट्टी को भेदकर नीचे नहीं जाना होता है। वे अपने पूरे शरीर से जल सोख लेते हैं, इसलिए उन्हें सुरक्षात्मक मूलगोप की आवश्यकता नहीं होती है। तो जलीय पौधों में ये मूलगोप नहीं पाया जाता। ऊर्जा का निर्माण, प्रकाश संश्लेषण पढ़ गए हैं क्या अपन? ऊर्जा का निर्माण किस प्रकार होता है? देखो, सूर्य मिलता है, सूर्य से एक तो होता है प्रकाश संश्लेषण और एक होता है अप्रकाशिक अभिक्रिया। एक तो होती है प्रकाशिक अभिक्रिया, लाइट रिएक्शन, प्रकाशिक अभिक्रिया। एक हो गई अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया में किसका निर्माण होता है? देखो, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म होती है। कि फोटोफॉस्फोराइलेशन का निर्माण कहते हैं। ये एटीपी के द्वारा होता है, प्रकाश यानी लाइट रिएक्शन के द्वारा। सीमित करने वाले कारक कौन से होते हैं? प्रकाश, क्लोरोफिल और CO2 इस क्रिया को सीमित कर सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन कभी भी सीमित करने वाला कारक नहीं होता है। अप्रकाशिक अभिक्रिया यह क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में संपन्न होती है। अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के कौन से भाग में संपन्न होती है? स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है। सर्वाधिक योगदान, पृथ्वी पर सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण पादप पल्लवक द्वारा किया जाता है। ये और देख लो थोड़ा सा, क्लोरोफिल का रहस्य पादप जगत का हैरावर्णक है। स्थान देखो, क्लोरोफिल कहां पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट के भीतर क्लोरोफिल ग्रेनोमा में पाया जाता है। ग्रेनोमा भाग होता है इसमें। खोज किसने की थी? क्लोरोफिल की खोज प्लेटियर तथा काबेंटू ने की थी। निर्माण तत्व है, पौधों में क्लोरोफिल निर्माण के लिए आयरन तथा मैग्नीशियम अत्यंत आवश्यक तत्व होते हैं। क्लोरोफिल अणु के बिल्कुल केंद्र में मैग्नीशियम स्थित होता है, ठीक उसी प्रकार जैसे मानव रक्त में हीमोग्लोबिन केंद्र में आयरन होता है। तो पौधों में तो मैग्नीशियम धातु याद रखनी है, और हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु? आयरन धातु याद रखनी है। वृद्धि और नियंत्रण की बात करें
पौधे के अंदर। देखो ऑक्सिन क्या है, सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन, इसकी खोज वेंट ने की थी। पौधों के अंदर हार्मोन पाए जाते हैं ना, उनमें एक ऑक्सिन हार्मोन है जो सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन है। खोज किसने की थी? वेंट ने की थी। प्रकाशानुवर्ती स्तंभ का प्रकाश की ओर मुड़ना ऑक्सिन हार्मोन के कारण ही होता है। पौधे देखना सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ जाते हैं। पौधे सूर्य की प्रकाश की ओर झुक जाते हैं क्या? उसे कहते हैं प्रकाशानुवर्ती। जिधर प्रकाश होता है उस साइड मुड़ जाना किसके कारण होता है? स्तंभ का प्रकाश की ओर मुड़ना ऑक्सिन हार्मोन के कारण ही होता है। फ्लोरीन या फ्लोरिजन यह पुष्पन की क्रिया को प्रारंभ करने के लिए प्रेरित करने वाला हार्मोन होता है। वर्नेलीन बसंतीकरण हेतु उत्तरदायी हार्मोन है। बसंतीकरण है, बसंतीकरण, बसंत ऋतु आती है तो बताओ हरियाली हो जाती है क्या? उसके पीछे कौन सा है? बर्नेलिन हार्मोन, ये उत्तरदायी होता है। प्रकाशानुवर्तन का तंत्र, ऑक्सीजन हमेशा तने के अंधेरे वाले हिस्से में जमा हो जाता है जिससे वहां की कोशिकाएं लंबी हो जाती हैं और पौधे प्रकाश की दिशा में झुक जाते हैं। वाष्पोत्सर्जन और बिंदु स्राव, पौधों में जल ह्रास की गणना फोटोमीटर द्वारा की जाती है। पुष्पों और रंध्रों का खुलना तथा बंद होना स्वतः प्रेरित गति दर्शाता है। बिंदु स्राव क्या होता है? इस क्रिया में जल के साथ शर्करा एवं उत्सर्जी पदार्थ तरल रूप से निकलते हैं। यह क्रिया पत्तियों के किनारों पर पाए जाने वाले जल रंध्रों के माध्यम से होती है। ये ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं चीजें, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो ये टॉपिक अच्छा है, मानव हृदय, इससे आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये पादप वाले टॉपिक बोरिंग से लगते हैं आपको, लगते हैं ना, क्योंकि इनको पढ़ते नहीं है पढ़े, और पढ़ते नहीं है लेकिन इससे क्वेश्चन आता है, और पढ़ते नहीं है तो ये बोरिंग लगते हैं। अब ये टॉपिक पढ़ते हैं पढ़े, ये बहुत अच्छा लगेगा। देखो हृदय, हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है। और हृदय शरीर का सबसे क्या है? व्यस्त अंग है। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। हाँ, क्या है कार्डियोलॉजी? हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। शरीर का सबसे व्यस्तम अंग कौन सा होता है? हृदय। हृदय का वजन कितना होता है? पुरुष में 300 ग्राम, महिला में 280 ग्राम होता है। इसका मतलब सबसे पहले मैंने ये टॉपिक पढ़ाना था। देखो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय, सब जानते हो आप है। 2 आलिंद और 2 निलय इस प्रकार विभाजित होते हैं। तो इधर आलिंद है तो दायां आलिंद और दायां, ऊपर आलिंद और नीचे निलय होते हैं। तो दायां आलिंद और बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय, इस प्रकार होता है। पेस मेकर कहां होता है? दायां आलिंद। पेस मेकर का स्थान दायां आलिंद में होता है। रक्त वाहिनियों से संबंधित देखो किस प्रकार का क्वेश्चन है। सुपीरियर वेना कावा, ये क्या है? हृदय तक रक्त पहुंचाता है ऊपरी शरीर से। हृदय तक रक्त पहुंचाने वाली जो वेन होती है उसका नाम क्या होता है? सुपीरियर वेना कावा। एक होता है इंफीरियर वेना कावा, हृदय तक रक्त पहुंचाता है निचले शरीर से। ये तो ऊपरी शरीर से हृदय तक रक्त पहुंचाती है, और ये निचले शरीर से हृदय तक रक्त पहुंचाती है। फेफड़ों की धमनी, फेफड़ों में रक्त ले जाती है। जो फेफड़ों की धमनी होती है वो फेफड़ों में रक्त ले जाती है। महाधमनी, और ये क्या है? महाधमनी जैसे एओर्टा शरीर तक शुद्ध रक्त पहुंचाती है। महाधमनी, धमनी में याद रखना शुद्ध रक्त जाता है। धमनी में कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त है। और जबकि शीरा में अशुद्ध रक्त बहता है। फेफड़ों की नसें, शिराएं, फेफड़ों में शुद्ध रक्त हृदय में लाती है। फेफड़ों से शुद्ध रक्त हृदय में लाती है। शुद्ध और अशुद्ध की गणना किस प्रकार होती है? अरे रक्त के अंदर ऑक्सीजन मिल जाती है ना, इसका मतलब वो कैसा रक्त है? शुद्ध। यही बोल रहा है, फेफड़ों से शुद्ध रक्त हृदय में लाती है क्या? तो फेफड़ों में ऑक्सीजन मिलती है, और ऑक्सीजन मिलने के बाद वापस हृदय में आता है, वो शुद्ध रक्त होता है। ये लो, दाएं आलिंद में एक पेसमेकर लगा होता है जो हृदय स्पंदन की दर को नियंत्रित करता है। हृदय की गति को नियंत्रित कौन करता है? पेसमेकर। और कहां लगाता है? दाएं आलिंद में लगाता है।
इसके जिसे एस ए नोड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस ए नोड कहा जाता है, सिन्योटेरियल नोड कहा जाता है। इसकी एस ए की फुल फॉर्म होती है ये। हृदय गति एक वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार है? मापन उपकरण क्या होता है? स्टेथोस्कोप होता है हृदय की गति को। ये डॉक्टर का जो किया ये ईयरफोन है। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, सामान्यतः रक्तचाप 120/80 mmHg होता है क्या? ये इस प्रकार ब्लड प्रेशर बीपी। बताओ बीपी किससे मापी जाती है? स्पिग्नोमेनोमीटर से। रक्त के घटक है, रक्त के घटक आरबीसी, एंटीजन और प्रोटीन। एंटीजन का स्थान है, एंटीजन आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर पाई जाती है। एंटीजन बताओ कोशिकाओं की सतह पर ही तो पाई जाती है। संरचना, एंटीजन एंटीबॉडी और एंजाइम मुख्य रूप से प्रोटीन से मिलकर क्या होते हैं? बने होते हैं। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। और एंटीजन के द्वारा ही ब्लड ग्रुप की खोज हुई थी। रक्त समूह सर्वग्राही और सर्वदाता, इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज है देखो। AB प्लस से क्या होता है? अब देखो AB सर्वग्राही ये सबको पता है, लेकिन ऑप्शन आजकल AB प्लस AB माइनस इस प्रकार आते हैं। तो AB प्लस सर्वग्राही होता है, किसी भी रक्त समूह को ग्रहण कर सकता है, सर्वग्राही होता है, यानी सब कुछ ला दो इसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। AB प्लस। O माइनस क्या होता है? सर्वदाता होता है, याद रखना। O माइनस किसी भी रक्त समूह को रक्त दे सकता है। B पॉजिटिव सर्वाधिक सामान्य होता है। भारत में सबसे अधिक व्यक्तियों का रक्त समूह क्या है? B पॉजिटिव है, B प्लस है। RH कारक की खोज कार्ल लेड स्टिनर और विनर के द्वारा की गई थी। कल ही क्वेश्चन आया था ये टेस्ट में। परिसंचरण का चक्कर एक सारांश है। हृदय के अंदर देखो 4 कोष्ठक पाए जाते हैं क्या? दाएं अलिंद में ऐसे नोड पाया जाता है क्या, जिसे पेसमेकर कहा जाता है। पंपिंग तंत्र की बात करें तो 72 बार धड़कता है और 120/80 mmHg क्या होती है? ये ब्लड प्रेशर होता है। रक्त प्रणाली आरबीसी, OB पॉजिटिव, O नेगेटिव, ये सर्वग्राही होता है, ये सर्वदाता होता है। 300 ग्राम का यह एक अंग यानी हृदय ऐसे नोड द्वारा उत्पन्न विद्युत संकेतों का उपयोग करके शुद्ध प्रोटीन आधारित आरबीसी को महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में पंप करता है। यह एक अत्यंत सटीक और निरंतर चलने वाला जैविक डैशबोर्ड होता है। अब इसके क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं देखो। क्वेश्चन देखो, हृदय के अध्ययन को विज्ञान की शाखा के अंतर्गत रखा जाता है। कौन सी शाखा है? कार्डियोलॉजी। हृदय का अध्ययन कहलाता है कार्डियोलॉजी। ये रहा देखो, हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। यह शरीर का सबसे व्यस्त अंग होता है। मानव हृदय कितने कोष्ठकों से बनता होता है? 4 कोष्ठकों के। मानव हृदय 4 कोष्ठकों, 2 आलिंद और 2 नीले। 2 आलिंद जो ऊपरी हिस्से में होते हैं, देखो ये इस प्रकार का मामला होता है। ये दोनों आलिंद होते हैं, ये दोनों नीले होते हैं। दाएं साइड है वो दायां हो जाएगा, बाएं साइड है वो बायां हो जाएगा। हृदय में पेसमेकर कहां स्थित होता है? दाएं अलिंद में पाया जाता है पेसमेकर, जिसे ऐसे नोड कहा जाता है। और ये क्या करता है? जो विद्युत संकेत पैदा करता है। और हृदय कितनी बार धड़कता है? एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mmHg। नहीं गलत हो जाएगा, 80/120 नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। ये सेम वैसे ही है। कैसे? जैसे गाड़ी का मीटर होता है, स्पीडोमीटर 0 से 120 होता है ना। आप बोल दो सर 120 से 0 कर दें तो ऐसे होता है क्या? नहीं होता। तो याद रखना 120/80 ही mmHg होता है। ये एक स्वस्थ हृदय का मानक मेट्रिक है, जबकि सामान्य हृदय गति 72 बार प्रति मिनट होता है। शरीर से अशुद्ध रक्त को हृदय तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? वेना कावा। शरीर से अशुद्ध रक्त को हृदय तक पहुंचाने का काम करता है वेना कावा। वेना कावा, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा, ये 2 वेना कावा है, सुपीरियर और इंफीरियर। सुपीरियर ऊपरी शरीर के ऊपरी हिस्से से रक्त को हृदय तक लाती है, और इंफीरियर शरीर के निचले हिस्से से अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाती है। शरीर से अशुद्ध रक्त को दाएं अलिंद में लाते हैं, महाधमनी शुद्ध रक्त शरीर तक ले जाती है। एक वयस्क पुरुष के हृदय का औसतन वजन लगभग कितना होता है?
300 ग्राम हो जाता है। और महिला का पूछे तो 10-20 ग्राम कम कर देना। सर्वधाता रक्त समूह कौन सा होता है? O माइनस सर्वधाता होता है और AB प्लस सर्वग्राही होता है। प्लस माइनस वाला पूछे तो याद रखना। एंटीजन मुख्य रूप से रक्त में कहां पाए जाते हैं? बताओ। आरबीसी के स्तर पर पाए जाते हैं एंटीजन, और इसी से ही ब्लड ग्रुप की क्या हुई थी? हाँ, ब्लड ग्रुप का विभाजन हुआ था आरबीसी की सतह पर। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी की बाहरी सतह पर एंटीजन पाए जाते हैं जो रक्त समूह निर्धारित करते हैं। ए प्रकार के एंटीजन पाए गए थे तो इसे ब्लड ग्रुप ए नाम दे दिया गया। बी प्रकार के एंटीजन पाए गए तो उसको ब्लड ग्रुप बी नाम दे दिया। और किसी पर कोई एंटीजन नहीं पाया गया, कोई आरबीसी जिस पर कोई एंटीजन नहीं पाया गया, उसे 0 यानी ओ नाम दे दिया गया। ये लो, भारत में सर्वाधिक पाए जाने वाला रक्त समूह बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव भारत में सर्वाधिक पाया जाने वाला रक्त समूह है। एंटीजन, एंटीबॉडी और एंजाइम है मुख्य रूप से किस जैविक पदार्थ से बने होते हैं? ये सब प्रोटीन से बने होते हैं। एंटीजन, एंटीबॉडी और एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं। सभी संरचनाएं प्रोटीन अणुओं से बनी होती हैं। इसके आंतरिक रक्त में आरएच कारक की खोज कार्ल लेडस्टीन और विनर के द्वारा की गई थी। ये अपना हुआ अध्ययन समाप्त। ये 3 टॉपिक हैं। देखो, पहले 2 टॉपिक है ना, थोड़े बोरिंग लग रहे होंगे, लेकिन क्वेश्चन आएगा उनसे, क्योंकि ये टॉपिक बार बार पढ़ते नहीं है तो नए नए लगते हैं, बोरिंग लगते हैं, लेकिन क्वेश्चन आएगा पादप आकारिकी, पादप कारिकी से। तो आज अपन ने ये 4 टॉपिक कंप्लीट किए हैं, प्रकाश संश्लेषण, पादप आकारिकी, पादप कारिकी और हृदय। और इसी प्रकार अपन कल भी 4 टॉपिक और करेंगे, और 4 से 5 टॉपिक कल और करेंगे, और बायोलॉजी है 2 या 3 दिन में पूरी हो जाएगी। इसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।